कब्रिस्तान अंधेरी रात। ये मुसलमानों का कब्रिस्तान मालूम नहीं होता। कब्रों पर जो कतबे लगे हैं वो तिकोने और चौकोर हैं, मेहराब नुमा नहीं हैं। किसी कतबे पर अल्लाह रसूल पाक का मुबारक नाम नहीं लिखा हुआ, बल्कि हर कतबे पर इंसानी खोपड़ी का निशान बना हुआ है। इस निशान के नीचे मरने वाले का नाम और तारीख़ वफ़ात लिखी हुई है। ये किसी और ही कौम, किसी और ही फ़िरके के लोगों का कब्रिस्तान लगता है। ये बड़ा पुराना कब्रिस्तान है। कब्रों की हालत बेहद शिकस्ता हो रही है। कई कब्रों के कतबे गिरे हुए हैं, जो गिरने से बच गए हैं वो टेढ़े होकर एक तरफ को झुक गए हैं। कब्रिस्तान एक चार दीवारी में घिरा हुआ है। ये चार दीवारी खस्तगी का शिकार है और जगह जगह से टूट फूट गई है। कब्रों को जाने वाला एक ड्योढ़ी में से होकर रास्ता गुजरता है, जिसमें दिन के वक्त भी अंधेरा छाया रहता है। ड्योढ़ी की पेशानी पर भी खोपड़ी का निशान बना हुआ है। एक जंगली बेल ने ड्योढ़ी की आधी दीवार को ढांप रखा है। कब्रों के ऊपर अजीब शक्ल वाले डरावने दरख्तों की बेबरकोबाग सूखी टहनियाँ अपने पंजे फैलाए हुए झुकी हुई हैं। आधी रात का वक्त है। शायद ये महीने की सबसे तारीक रात है। अंधेरे में कब्रों पर झुके हुए तिकोने और चौकोर कतबे सायों की तरह लग रहे हैं, जो कब्रों के ऊपर झुककर साकित हो गए हैं। हर तरफ मौत की खामोशी और सन्नाटा छाया है। एक पुरअसरार सी धुंध चारों तरफ फैली हुई थी, जिसने कब्रिस्तान की मातमी फिजा को और ज़्यादा सोगवार बना दिया था। इस खामोशी और सन्नाटे में थोड़ी थोड़ी देर बाद दबी दबी गुटी गुटी एक इंसानी आवाज़ सुनाई दे जाती थी। कभी ये आवाज़ एक लंबी कराह में तब्दील हो जाती थी। एक लम्हे के लिए ये आवाज़ खामोश हो जाती। इसके बाद ठक ठक की आवाज़ आने लगती, जैसे कोई लकड़ी के किसी तख्ते को उखाड़ने की कोशिश कर रहा हो। कब्रिस्तान की पुरअसरार खामोशी में ये रोंगटे खड़े कर देने वाली आवाज़ एक कब्र के अंदर से आ रही थी। ये ताज़ा बनी हुई कब्र थी। लगता था किसी मैयत को वहाँ दफन किए 6-7 घंटे ही गुजरे हैं। छिड़काव की वजह से कब्र की मिट्टी अभी तक गीली थी और इस पर चंद एक ताज़ा फूल के हार पड़े थे। आवाज़ इसी कब्र के अंदर से आ रही थी। क्या इस कब्र में किसी को ज़िंदा दफन कर दिया गया था, या मरने के बाद दोबारा कब्र में जाकर ज़िंदा हो गया था? इस सवाल के जवाब के लिए हम आपको थोड़ा पीछे लिए चलते हैं। ये कब्र एक ऐसे इंसान की थी जिसका नाम जमशेद था, जिसका ताल्लुक़ आतिश परस्तों के एक कदीम फ़िरके से था। इस फ़िरके के लोग मरने वालों को आतिश परस्तों के आम रिवाज के बरखिलाफ ज़मीन में दफन कर देते थे। आतिश परस्तों के इस फ़िरके के सिर्फ चंद एक लोग ही बाकी रह गए थे। इन आतिश परस्तों में काले जादू टोने का आम रवाज था। ये लोग सैकड़ों बरस पहले वस्ती एशिया के एक मुल्क से नकल मकानी करके भारत में आकर आबाद हो गए थे। ये बड़े मेहनती और कारोबारी लोग थे, मगर इनमें कुछ घराने ऐसे थे जिन्होंने जादू टूने और बदरूहों को हाजिर करने और इनसे सफली काम लेने का धंधा शुरू कर दिया था। जमशेद का ताल्लुक़ एक ऐसे ही आतिश परस्तों के मुनहरिफ कबीले के ख़ानदान से था, जो पाकिस्तान के एक दूर दराज गाँव में आबाद थे। जमशेद ख़ानदान के दूसरे लोग छोटा मोटा कारोबार करते थे, मगर जमशेद ने रातों रात अमीर बनने और बगैर हाथ पांव हिलाए दुनिया भर की दौलत जमा करने के लिए सफली और काले जादू की किताबों को पढ़ना शुरू कर दिया। इनके घर में काले जादू की एक पुरानी किताब थी। जमशेद ने इस किताब को कई बार पढ़ा और इसे लेकर दूर दराज गाँव से लाहौर शहर में आ गया। ये सन 1965 के बाद का वाक़या है। लाहौर में आकर जमशेद ने शहर की एक कॉलोनी में मकान किराए पर ले लिया और मकान के बाहर जमशेद आमिल का छोटा सा बोर्ड लगाकर जादू टूने का धंधा शुरू कर दिया। ज़ईफ़ुल एतकाद लोग तो दुनिया के हर मुआशरे में पाए जाते हैं, चुनांचे ऐसे लोग जमशेद के पास भी अपने अपने मसले मसाइल लेकर आने लगे। इनमें ज़ईफ़ुल एतकाद औरतें ज़्यादा होती थीं। जमशेद इन्हें जादू टूना बताता था, तावीज़ लिख कर देता,
इनसे भारी फीस वसूल करता। जिसका काम इत्तफाक से हो जाता वो जमशेद का और ज़्यादा अकीदतमंद बन जाता। जिसका काम ना होता वो यही समझता कि इससे कोई गलती हो गई है, इसमें आमिल का कोई कसूर नहीं। कुछ ही अरसे बाद जमशेद काफ़ी खुशहाल हो गया। वो 30-35 साल का एक भरपूर सेहतमंद जवान था। शादी उसने नहीं की थी। वो दुनिया का दौलतमंद तरीन आदमी बनकर किसी अमीर तरीन घराने में शादी करना चाहता था। ये जमशेद का एक देरीना ख्वाब था जो अभी तक पूरा नहीं हुआ था। वो ये अच्छी तरह से जानता था कि ये ख्वाब सिर्फ काले जादू के किसी कारगर टूने टोके से पूरा हो सकता है। इसलिए ज़रूरी था कि किसी न किसी बदरू या भूत को काबू करके इसके ज़रिए बैंकों और बैंक के लाकरों और दौलतमंद लोगों की तिजोरियों में रखी हुई दौलत हासिल करे। जमशेद ऐसे ही किसी जिन या बदरू की तलाश में लग गया। इसने काले जादू की एक किताब में अफरीती नाम की एक बदरू पढ़ा। ये बदरू इतनी ताकतवर है कि इसे दुनिया के सारे दफनशुदा खजानों का इल्म है। अगर ये काबू में आ जाए तो आदमी सारी दुनिया की दौलत हासिल कर सकता है। किताब में लिखा था कि अफरीती बदरू को काबू करने के वास्ते काले जादू का एक चिल्ला करना पड़ता है, लेकिन इसमें एक बहुत बड़ा ख़तरा भी है। अगर इस चिल्ले में ज़रा सी भी कमी रह जाए और काले जादू का अमल उल्टा पड़ जाए तो चिल्ला करने वाला एक ऐसी अज़ियतनाक मुसीबत में फंस जाएगा जिससे इसे क़यामत तक छुटकारा नहीं मिलेगा। इस किताब में काले जादू के चिल्ले वो सब मंत्र भी दर्ज थे और ये भी लिखा हुआ था कि ये चिल्ला आतिश परस्तों के मुनहरिफ फ़िरके के मुर्दा औरत या मर्द की कब्र में बैठकर इसकी खोपड़ी पर मोमबत्ती जलाकर किया जाएगा। आमिल जमशेद ने इसी वक्त अफरीती बदरू को काबिल करने के लिए चिल्ला करने का फैसला कर लिया। वो ये भूल गया अगर चिल्ले और काले जादू का अमल उल्टा पड़ गया तो वो किसी अज़ियतनाक अजाब में गिरफ्तार हो सकता है। उसको सिर्फ इतना याद था कि काले जादू के इस अमल का चिल्ला काटने के बाद एक ऐसी बदरू इसके कब्ज़े में आ जाएगी जो इसके हुक्म की ग़ुलाम होगी और इसके एक इशारे पर शहर के तमाम बैंकों और ज़मीन के नीचे दफन तमाम ख़जानों की सारी दौलत इसके कदमों में लाकर ढेर कर देगी। फिर वो शहर के मज़ाफ़ात में अपना एक आलीशान बंगला बनवाकर इसमें ऐश की ज़िंदगी बसर करेगा। इसके पास नए मॉडल की कारें होंगी। वो यूरोप और अमेरिका की सबसे हसीन तरीन मॉडल घर से शादी करेगा। यूरोप के अखबारों और रिसालों में हसीन तरीन एक्टरों और मॉडल गर्ल्स के साथ इसकी तस्वीरें छपेंगी और कोई तज्जुब नहीं कि दुनिया के अमीर तरीन इंसान मेरे दोस्त बनेंगे। ये आमिल जमशेद का ख्वाब था जिसे वो हर हालत में पूरा करने का इरादा कर चुका था और अपने अंजाम से बेखबर था। जिस फ़िरके से जमशेद का ताल्लुक़ था, आतिश परस्तों के इस मुनहरिफ फ़िरके का ये अकीदा था जो कुछ है इसी दुनिया में ही है, आगे कुछ नहीं है। जितनी खुशियाँ और गम हैं सिर्फ़ इस फ़ानी दुनिया तक ही महदूद हैं। मरने के बाद एक पर्दा गिर जाता है और आगे अंधेरा ही अंधेरा है। अगरचे ये हकीकी आतिश परस्त फ़िरके अकीदे के ख़िलाफ़ था, क्योंकि हकीकी आतिश परस्त दोज़ख और जहन्नम को मानते थे और उनका अकीदा था कि मरने के बाद आदमी के आमाल का हिसाब किताब होता है और इसकी रूह को इसके अमाल के मुताबिक बहिश्त या दोज़ख में जगह मिलती है। लेकिन काले जादू के आमिल जमशेद के फ़िरके के लोग हकीकी फ़िरके से अलग हो गए थे और उनके अकायद को नहीं मानते थे। हकीकी मरने वालों के नज़दीक ये कुफर था। आमिल जमशेद कुफर की दलदल में डूब चुका था और दौलत की हवस ने इसे इतना अंधा कर दिया था कि वो ये भूल गया था कि वो कुफर के जिस रास्ते पर चल पड़ा है इसका अंजाम इबरतनाक हलाकत के सिवा और कुछ नहीं होगा। जमशेद लाहौर की मज़ाफ़ाती कॉलोनी के मकान में अकेला रहता था। इसने किसी को अपना दोस्त या हमराज नहीं बनाया था। मोहल्ले वालों से भी इसकी मामूली सी सलाम दुआ थी। मोहल्ले वाले भी जमशेद आमिल को ज़्यादा पसंद नहीं करते थे। वो ये जानते थे
ये आदमी काफरों वाले जादू टूने करता है, क्योंकि आमिर जमशेद के जादू टूने कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचा था, इसलिए मोहल्ले वाले दरगुजर से काम ले रहे थे। जमशेद ने घर के कामकाज के वास्ते एक गैर मुस्लिम उधेड़ उम्र औरत रानी को मुलाजिम रख लिया था, जो इसका खाना वगैरह भी पकाती थी। जमशेद रानी से ज़्यादा बात नहीं करता था, बस अपने काले जादू की दुनिया में गुम रहता था। जब हसूल दौलत के लिए अफरीती नाम की ताकतवर बदरू को अपने कब्जे में करने का मंतर जमशेद के हाथ लग गया, तो इसने इसका चिल्ला करने का प्रोग्राम बना लिया। शहर के बाहर इसके फ़िरके के लोगों का एक पुराना कब्रिस्तान मौजूद था। जब इस फ़िरके के कुछ ख़ानदान लाहौर की एक बस्ती में रहा करते थे, तो वो अपने मुर्दे इसी कब्रिस्तान में दफन किया करते थे। इनके चले जाने के बाद ये कब्रिस्तान वीरान हो गया था और खस्तगी और शिकस्त व रेख्त का शिकार होने के बाद और ज़्यादा डरावना हो गया था। आमिर जमशेद को कुछ मालूम नहीं था कि इस कब्रिस्तान की कौन सी कब्र में कौन दफन है, कौन सी कब्र औरत की है, कौन सी कब्र मर्द की है। इसे ये जानने की ज़रूरत भी नहीं थी। काले जादू की किताब में लिखा था, ये चिल्ला किसी भी मर्द या औरत मुर्दा आदमी की कब्र में घुसकर इसकी खोपड़ी पर मोमबत्ती जलाकर किया जा सकता है। जमशेद के लिए आसानी पैदा हो गई थी, वरना इसे ये मालूम करने में बड़ी मुश्किल पेश आती कि कौन सी कब्र औरत की है और कौन सी कब्र आदमी की है। जमशेद एक रोज़ अपने फ़िरके की कब्रों का जायज़ा लेने के लिए इस पुराने कब्रिस्तान में चला गया। वो कोई ऐसी कब्र तलाश करना चाहता था जिसके अंदर मुर्दे की खोपड़ी भी मौजूद हो और जहां बैठकर वो बदरू अफरीती का चिल्ला कर सके। ये चिल्ला आधी रात को शुरू होता था और इसे सूरज निकलने से पहले ख़त्म हो जाना था। इस वक्त सबसे ताकतवर और बदरूहों की महारानी बदरू अफरीती ने हाजिर होकर अपने आप को आमिर जमशेद के हवाले कर देना था और इसका मती हो जाना था। जमशेद दोपहर के वक्त कब्रिस्तान में आया था। दिन के वक्त भी इस कब्रिस्तान में हू का आलम था। ऐसी आसेफ ज़दा खामोशी तारी थी कि लगता था अभी किसी कब्र से कोई मुर्दा निकल कर इसे दबोच लेगा। ये कब्रिस्तान जमशेद के होश संभालने से बहुत पहले ही वीरान हो गया था, क्योंकि लाहौर शहर इसके फ़िरके का आखिरी ख़ानदान 25 साल पहले नकल मकानी करके सिंध के दूर दराज इलाके में चला गया था। जमशेद इसी दूर दराज सहराई इलाके के एक गांव में पैदा हुआ था। लाहौर में वो होश संभालने के 6-7 साल बाद अपने ख़ानदान के एक बुज़ुर्ग के साथ अपने सहराई गांव से इस कब्रिस्तान में आया था। इसके बाद इसे आज आने का मौका मिला था। कोई कब्र अपनी असली हालत में नहीं थी। किसी कब्र का कतबा सही सलामत नहीं था। कब्रें मिट्टी के ढेरों में तब्दील हो चुकी थीं, जिनमें गड़े पड़े हुए थे। कुछ कब्रें ढह चुकी थीं और इनमें मुर्दों की हड्डियां दिखाई दे रही थीं। जमशेद को किसी ऐसी कब्र की तलाश थी जिसकी छत सलामत हो, क्योंकि काले जादू की किताब में लिखा था, जिस कब्र में बैठकर ये चिल्ला किया जाएगा इसकी छत ज़रूर हो। आखिर जमशेद को एक ऐसी कब्र मिल गई। इस कब्र के पहलू में एक काफ़ी बड़ा शगाफ था। जमशेद ने सर शगाफ के अंदर डाल कर देखा। कब्र के अंदर मुर्दे का पिंजरा अभी तक इसी हालत में पड़ा था और इसकी खोपड़ी भी मौजूद थी। शायद कोई सर्जन डॉक्टर ही ये मालूम कर सकता था कि ये पिंजर किसी औरत का है या किसी मर्द का। जमशेद को इसका कोई अंदाज़ा नहीं था। वो औरत और मर्द की लाश के पिंजर से इसके औरत या मर्द होने का पता नहीं चला सकता था। लेकिन चिल्ले की ये शर्त भी नहीं थी। कब्र अगरचे खस्ता हालत में थी, लेकिन इसकी कुर्सी ऊंची थी और सिरहाने की जानिब खोपड़ी के पास बैठने की थोड़ी सी जगह मौजूद थी। जमशेद ने इस कब्र की निशानी याद कर ली। याद रखने के लिए वहाँ दरख्त की एक सूखी टहनी भी तोड़कर लगा दी, क्योंकि इसे रात की तारीकी में वहाँ आना था। कब्र देखने के बाद आमिर जमशेद अपने मकान पर वापस आ गया। मकान पर इसकी खादमा उधेड़ उमर रानी शाम के वास्ते खाना तैयार करने में लगी थी। जमशेद ने कपड़े बदले और काले जादू की पुरानी किताब लेकर दालान में तख्त पोश पर बैठकर
वो मंत्र याद करने लगा जो इसने अफरीती चुड़ैल का चिल्ला काटते वक्त कब्र के अंदर पढ़ने थे। काले जादू की किताब 20-25 सफ़ों की छोटी सी पुरानी किताब थी और इसके वर्क बड़े खस्ता हो रहे थे। वो आतिश परस्तों के मुनहरिफ फ़िरके की कदीम तरीन ज़ुबान और इसी रस्मुल हज़ में लिखी हुई थी। जमशेद ये ज़बान बोल और पढ़ सकता था। ये उनके मुनहरिफ कबीले की ख़ानदानी ज़ुबान थी और वो अपने घरों में यही ज़ुबान बोलते थे। नौकरानी रानी छोटे से बावर्ची खाने में खाना तैयार कर रही थी। मौसम सितंबर के महीने के आखिरी तारीखों का था और दिन ठंडे होना शुरू हो गए थे। इतने में नौकरानी रानी दुपट्टे के पल्लू से हाथ साफ करती हुई तख्त पोश के करीब आकर फर्श पर बैठ गई। जमशेद ने किताब बंद कर दी, रानी की तरफ देखा और पूछा, क्या बात है रानी? रानी कहने लगी, बाबूजी, आपके जाने के बाद एक बुजुर्ग आदमी आया था। जमशेद बोला, उसे कह देना था कि मैं घर पर नहीं हूँ। रानी बोली, मैंने कह दिया था। बाबूजी घर पर नहीं हैं। जमशेद ने तज्जुब से पूछा, फिर अब तुम क्या कहना चाहती हो? रानी कहने लगी, मैं ये कहना चाहती हूँ बाबूजी कि इस बुजुर्ग ने आगे से कहा था कि मैं जानता हूँ जमशेद घर पर नहीं है और मैं ये भी जानता हूँ वो कहाँ गया हुआ है। वो आए तो उसे मेरी तरफ से खबरदार कर देना कि वो जादू टूने और काले जादू के चिल्ले करने से बाज आ जाए। ये काफरों का काम है और पाकिस्तान इस्लाम का घर है। बस इतना कहकर वो बुजुर्ग बंदा चला गया था। आमिल जमशेद पर रानी नौकरानी की बातों का कोई असर ना हुआ। इस किस्म के बुजुर्ग कभी कभार इसे नसीहतें करने और इसे काला जादू करने से मना करने के वास्ते इसके पास आ जाया करते थे। जमशेद ने नौकरानी रानी की ज़ुबान इस बुजुर्ग बंदे की बातें एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल दी और रानी से कहा, अब जाओ और जाकर अपना काम करो। रानी जानती थी कि जमशेद इसकी इज्जत करता है और इसकी बातें सुन लिया करता है। रानी ने हमदर्दाना लहजे में कहा, बेटा, तुम ये जादू टूने का काम छोड़ क्यों नहीं देते? जब से इस बुजुर्ग बंदे की बातें सुनी हैं मेरा दिल डरने लगा है। जमशेद ने कहा, यह मेरा कारोबार है रानी, मैं यही काम करके अपनी रोटी कमाता हूँ और फिर मेरे जादू टूने से आज तक कभी किसी को नुकसान नहीं पहुँचा। नौकरानी रानी बोली, बेटा, मैं तुम्हें अपने बच्चों की तरह समझती हूँ। मैं नहीं चाहती तुम्हें कोई दुख पहुँचे। मैं तुम्हें यही कहूँगी कि जादू टूने का काम छोड़ ही दो। खुदा का दिया हुआ तुम्हारे पास सब कुछ है, कोई दूसरा कारोबार शुरू कर दो। जमशेद को नौकरी रानी की बातें बहुत बुरी लग रही थीं, मगर वो इसका अदब करता था। कहने लगा, रानी, मैं सिवाय इस काम के कोई दूसरा कारोबार नहीं कर सकता। तुम बेफिक्र रहो, मुझे कुछ नहीं होगा। अब जाओ। उदेड़ उमर रानी उठकर बावर्ची खाने में चली गई। आमिल जमशेद फिर से काले जादू के मंत्र याद करने लग गया। ये 3 मंत्र थे जिन्हें याद करना था। इसे बड़ी जल्दी तीनों मंत्र याद हो गए। रानी जमशेद को रात का खाना खिलाने के बाद अपने घर चली गई। जमशेद काले जादू की किताब लेकर बैठ गया। मंत्र अगरचे 3 ही थे, मगर उनकी ज़ुबान मुश्किल और उलझी हुई थी। जमशेद हर मंत्र को बार बार दोहराने लगा। आज रात इसे कब्रिस्तान में चिल्ला करने जाना था। इसके लिए इतनी तैयारी की ज़रूरत नहीं थी। इसे सिर्फ अपने साथ एक माचिस और एक मोमबत्ती और थोड़ा सा लोबान ले जाने की ज़रूरत थी। रात के 10 बजे इसने नहाने के बाद दूसरे कपड़े पहन लिए और टेलीविज़न खोल कर बैठ गया। टेलीविज़न पर कोई ड्रामा हो रहा था। जमशेद को 2 घंटे गुजारना थे। ड्रामा ख़त्म हुआ तो दूसरा प्रोग्राम शुरू हो गया। जब कमरे में लगी हुई घड़ी ने रात के ठीक 12 बजाए तो जमशेद उठ खड़ा हुआ। मोमबत्ती, माचिस और लोबान का लिफाफा जेब में डाल लिया। कमरे की बत्ती जलती रहने दी। मकान से बाहर निकलकर दरवाजे को ताला लगाया और आधी रात की खामोशी और अंधेरे में कब्रिस्तान की तरफ रवाना हो गया। इसका मकान कॉलोनी में एक ऐसी जगह पर था कि जहां इसके इर्द गिर्द नज़दीक कोई दूसरा मकान नहीं था।
कुछ दूर कॉलोनी का बड़ा बाजार था जिसकी सारी दुकानें बंद थीं। जमशेद कॉलोनी से निकलते ही खेतों में हो गया। वो अपने दिल में काले जादू के तीनों मंत्र बार बार दोहरा रहा था, जो अब इसे पूरी तरह से याद हो गए थे। वो आतिश परस्तों के मुनहरिफ फिरके के वीरान कब्रिस्तान के पास पहुंच गया। कब्रिस्तान का शिकस्ता दरवाज़ा रात के अंधेरे में डूबा हुआ था। कब्रिस्तान की ड्योढ़ी में भी खौफनाक तारीकी छाई हुई थी। वो ड्योढ़ी में से गुजर गया। अब वो कब्रों के दरमियान चल रहा था। शिकस्ता कब्रें अंधेरे की चादर चुपचाप पड़ी थीं। आमिर जमशेद दिन के वक्त कब्र पर दरख्त की टहनी की निशानी लगा गया था। वो इस कब्र के पास आकर बैठ गया। इसने मोमबत्ती जलाकर इसकी रोशनी में झुककर शगाब में से कब्र के अंदर देखा। मुर्दे का पिंजर सही सलामत में इसी तरह पड़ा था। इसकी खोपड़ी भी गर्दन की हड्डी के ऊपर टिकी हुई थी। जमशेद कब्र में दाखिल हो गया। इसने लाश की खोपड़ी को गौर से देखा। ये आम इंसानी खोपड़ियों से ज़रा बड़ी खोपड़ी थी। जिस शख्स की लाश का ये पिंजर था वो ऊंचे कद काट का आदमी मालूम होता था। जमशेद ने खोपड़ी के ऊपर पिघली हुई मोम के कतरे गिराकर मोमबत्ती जला दी। खोपड़ी के करीब बिलोबान सुलगा दिया और खोपड़ी की तरफ मुंह करके काले जादू के मंत्र पढ़ने शुरू कर दिए। इसका चिल्ला शुरू हो चुका था। कब्रिस्तान का माहौल होलनाक सन्नाटे में डूबा हुआ था।